हाल ही में भारत के पड़ोसी देश नेपाल से ऐसी तस्वीरें आई कि लगा वो नेपाल है ही नहीं। वो इराक है या सीरिया है या एक ऐसा देश है जैसा बांग्लादेश था। यानी कि बांग्लादेश में जैसे तख्ता पलट के हालात हुए थे और किस प्रकार से लोग सरकारी आवासों में, सरकारी बिल्डिंगों में जा जाके वहां से सामान लेकर अपने हाथ में, अपने कंधे पर लेके सड़कों पे निकल रहे थे। तो एक आगजनी का माहौल, एक हिंसा का माहौल, एक आंदोलन का माहौल और हिंसक आंदोलन का माहौल बहुत कुछ देखने को मिला इस नेपाल के आंदोलन में। और ये एक ऐसा आंदोलन था जहां पर आंदोलन करने वाले 2/3 से ज्यादा लोग, या हम कह सकते हैं लगभग ज्यादा से ज्यादा लोग थे, वो 30 साल से कम उम्र के थे। इसीलिए इस आंदोलन का नाम पड़ा जेनजी आंदोलन। तो जेनजी आंदोलन अपने आप में एक जो नाम सुनने को आ रहा है, ये क्यों है? एक खास उम्र के लोगों को जेनजी जनरेशन कहा जाता है और ज्यादातर ये आंदोलन उसी से जुड़ा था। लेकिन ये आंदोलन हुआ क्यों और इसने सरकार क्यों गिरा दी? इसकी वजह से देश के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ गया। रामचंद्र पौडेल राष्ट्रपति को इस्तीफा देने की नौबत आ गई। आखिर ऐसा हुआ क्यों? तो सबसे पहले बात ये समझनी पड़ेगी कि नेपाल भारत का पड़ोसी देश है। यहाँ पर कोई तानाशाही नहीं चल रही थी। यहाँ पे सरकार थी और लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार थी, लेकिन राजनीतिक अस्थिरता भी थी। पिछले 15 साल में 12 बार यहाँ पे सरकार बन चुकी थी। आप सोचिए, भारत में अगर सरकार 15 साल में बनेगी तो कितनी बार? 3 बार, लेकिन यहाँ 12 बार। तो वही राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, बहुत सारे ऐसे कारण थे जिसकी वजह से ये आंदोलन हुआ और आंदोलन का परिणाम क्या होता है कि वहां पर सरकार गिर जाती है और अब एक नई सरकार तो आना दूर की बात है, राजनीतिक शून्यता पैदा हो गई है। तो सारी बातों को समझेंगे। सबसे पहले यहीं से समझते हैं कि पूरा मामला क्या है और ये मामले की शुरुआत एग्जैक्टली कहां से होती है। तो देखिए, कुछ समय पहले ऐसा ट्रेंड चल रहा था। देखिए, कारण भले एक होता है, जैसे कि हम 1857 की क्रांति पढ़ते हैं तो हमें लगता है तात्कालिक कारण कोई एक है, लेकिन रहते बहुत सारे कारण हैं। यहाँ पे भी कुछ ऐसा था, कारण बहुत सारे थे, तात्कालिक कारण एक था और वो ये था कि सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन कर दिया। फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, अब 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बंद हो गए। और जैसे मैंने कहा, जेनजी जनरेशन, ये वो जनरेशन है जो यंग जनरेशन है और ये यंग जनरेशन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ही ज्यादा यूज करती है। और इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का यूज करने को लेकर के जब एक इतना बड़ा बैन हो गया तो यही आंदोलन करने आते हैं। लेकिन ये बैन होने के पीछे की बहुत सारी अटकलें लगाई जाती हैं कि बैन किया ही क्यों गया। उसमें एक बात ये समझ में आती है कि हुआ ये कि जो ज्यादातर ये जो जेन जी थे, ये ऐसे वीडियो बना रहे थे जो कि राजनेताओं के करप्शन को उजागर कर रहे थे। जैसे कि राजनेताओं की अच्छी खासी लाइफस्टाइल दिखाई जा रही थी, उनके परिवार के सदस्यों की लाइफस्टाइल दिखाई जा रही थी, उनकी लग्जरी लाइफ को, उनकी बेहतर स्थिति को सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा था। और एक तरफ जहां नेपाल में बेरोजगारी है, वहां पे हम कह सकते हैं ब्रेन ड्रेन हो रहा है। जैसे हम भारत के लिए भी कहते हैं, भारत से अमेरिका की तरफ ब्रेन ड्रेन हो रहा है। तो अब यही चीज दिखाई देती है नेपाल में। नेपाल के लोग भी पूरी दुनिया को जाने को तैयार है नेपाल छोड़ के। भारत में कितने लोग आते हैं? कुछ वैसी स्थिति, वहां की आर्थिक स्थिति खराब होने की वजह से, अर्थव्यवस्था खराब होने की वजह से, वो चीजें जेनजी जनरेशन जब लगातार पोस्ट कर रही थी अभिव्यक्ति की आजादी के तहत, तो फिर वो बैन हो जाता है। अब जब वो बैन कर दिया जाता है तो उसके लिए 8 सितंबर को, याद रखिएगा 8 सितंबर की बात है, 8 सितंबर को वहां पे एक शांतिपूर्ण आंदोलन होता है। अब स्टूडेंट फॉर जस्टिस और इसके अलावा एक और है हामी नेपाल। तो स्टूडेंट्स ऑफ जस्टिस और हामी नेपाल, इस प्रकार के जो अन्य छात्रों के संगठन है, उनमें से कुछ संगठन, स्पेशली स्टूडेंट फॉर जस्टिस, आते हैं 8 तारीख को आंदोलन करने शांतिपूर्ण तरीके से संसद के सामने, वहां की जो संसद भवन है उसके सामने। अब वहां के पार्लियामेंट के सामने वो शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन जब स्थिति या संख्या बढ़ती हुई दिखाई देती है और उस आंदोलन को दबाने का प्रयास गोलीबारी के द्वारा होता है। यानी कि आमतौर पर क्या है कि आंदोलन अगर हो रहा है तो सरकार की तरफ से पुलिस क्या करेगी, या कोई भी होगा क्या करेगी सरकार की तरफ से? वो अगर उन्हें रोकने का प्रयास करेगी तो जैसे आंसू गैस हो गया, पानी के फव्वारे हो गए, जैसे अभी हाल में भारत में एक अगर आंदोलन देखो तो वैसे ही दिखता है। लेकिन यहाँ पे गोली चलाई गई, सर में गोली चलाई गई, सीने पे गोली चलाई गई और सुनने को मिला कि 19 से 20
और कहीं कहीं पे तो ये नंबर 40 से 50 तक पहुंच जाते हैं कि इतने लोग मर गए। मतलब ये नंबर अलग अलग हैं, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे अलग अलग लोगों के माध्यम से। तो जब लोग मरे और सरकार ने सामने से उन्हें गोली मार दी और शांतिपूर्ण आंदोलन था, तो उस शांतिपूर्ण आंदोलन की वजह से क्या हुआ, उस शांतिपूर्ण आंदोलन में जब ये हिंसा देखने को मिली तो उसकी प्रतिक्रिया हुई और हिंसा शुरू हो गई। अब पार्लियामेंट हो चाहे सरकारी आवास हो, देखिए क्या क्या हुआ। चाहे पार्लियामेंट हो उसमें आग लगा दी गई, चाहे सरकारी आवास हो, चाहे ऑफिस हो, या फिर जो भी ऐसी चीज जो सरकार को दिखाती है या सरकार की शक्ति को दिखाती है, उन सबको, सरकारी वाहनों को आग लगा दी गई। इनफैक्ट जो लोग पीएम अभी है नहीं, जैसे केपी शर्मा ओली तो पीएम थे, लेकिन जो पूर्व पीएम थे, तो पूर्व नेताओं पर, उनके घर में भी आग लगा दी गई। और इसी प्रकार से कई लोग, जैसे एक पूर्व पीएम की पत्नी जल गई उस आगजनी में। इसके अलावा कई लोगों को सड़कों पर, कई राजनेताओं को सड़कों पर ले जाके उनके साथ हिंसा की गई, और किसी एक पार्टी के साथ नहीं, क्योंकि इस जनजी जनरेशन का ये सोचना था कि जो पार्टियां पहले भी सरकार में आई वो भी करप्शन कर रही थी और ये जो भी करप्शन कर रही हैं सब, यानी कि यहाँ पे किसी एक पार्टी से, एक पीएम से नाराजगी नहीं थी, अभी की सरकार से नाराजगी नहीं थी, बल्कि पूरी राजनीतिक व्यवस्था से भी नाराजगी यहाँ पे दिखाई देती है। तो सोशल मीडिया सिर्फ एक वजह नहीं थी बैन करने की, यानी कि एक तात्कालिक कारण वो था, लेकिन अन्य कई कारण थे जो इस पूरे ट्रेंड को दिखाते हैं। तो कारण क्या क्या थे वो समझने पड़ेंगे। सबसे पहली बात बेरोजगारी थी, और बेरोजगारी जब थी तो उसका असर क्या देखने को मिलता है, उसका असर देखने को मिलता है कि ब्रेन ड्रेन हो रहा था, जैसे मैंने कहा। तो एक नाराजगी ये थी। दूसरा, जैसे मैंने कहा, भ्रष्टाचार। तो भ्रष्टाचार कैसे उजागर हो रहा था, जो उनकी फोटोज, वीडियोस, ये सब चीजें दिखाई जा रही थी। दूसरी तरफ कमजोर शासन व्यवस्था कैसे समझ में आती है, राजनीतिक व्यवस्था कैसे समझ में आती है कि 15 साल 12 सरकार। इसके अलावा अन्य कई कारण दिखाई दिए, जैसे कि जो केपी शर्मा ओली है उनके बारे में कहा गया कि वो बहुत निरंकुशता थी उनके अंदर, उनके डिसीजन को लेकर के बड़ी निरंकुशता थी। अब हमने देखा, कारण देखा, हमने देखा हुआ क्या, इसके बाद सरकार ने क्या किया, सरकार की तरफ से क्या रही प्रतिक्रिया। तो सरकार की प्रतिक्रिया में हमें दिखाई दिया कि सरकार की तरफ से बैन वापस करने की बात सुनाई दी। दूसरी बात कि जब प्रधानमंत्री हैं, चाहे पीएम है केपी शर्मा है, चाहे वहां के रामचंद्र पौडेल राष्ट्रपति हैं, अन्य सभी मंत्री हैं, सरकार के सभी सदस्य हैं, उनकी तरफ से इस्तीफा दे दिया गया। उसके बाद सेना ने कमान संभाल ली। सेना ने कमान संभाल ली मतलब सेना ने शांति स्थापित करने के लिए कमान संभाल ली, कर्फ्यू लगा दिया गया, ये सब कुछ हुआ। तो मीडिया प्लेटफॉर्म से बैन हट गया, सेना भी इंटरफेयर कर चुकी है, और उसके अलावा जो सरकार है वो गिर चुकी है, सब इस्तीफा दे चुके हैं। कई लोगों का दावा है कि केपी शर्मा नेपाल छोड़ के जा चुके हैं, कई लोगों का कहना है कि वो कहीं सुरक्षित जगह पे हैं, नेपाल में ही, वो अलग अलग बातें हैं। लेकिन अभी की स्थिति यह है कि राजनीतिक शून्यता है। अब जब राजनीतिक शून्यता है तो यहां पर इस शून्यता के लिए अब क्या हो सकता है। जैसे बांग्लादेश में हमने देखा था, एक अंतरिम सरकार बनी थी, अंतरिम सरकार बन सकती है और आगे चल के फिर चुनाव भी हो सकता है। तो कुछ ऐसे नाम रहे, जैसे हमने आपसे क्या कहा था, स्टूडेंट फॉर जस्टिस, और उसके अलावा हमने आपसे कहा था कि एक और है जैसे हामी नेपाल। इसके अलावा कुछ नाम भी चर्चा में रहे, जैसे कि एक जो नाम था बलेंद्र शाह। बलेंद्र शाह मेयर रहे और काठमांडू के मेयर हैं, और बलेंद्र शाह काफी लंबे समय से समाज सेवी के रूप में भी जाने जाते हैं। और बलेंद्र शाह के अलावा कई अन्य ऐसे नेता हैं जो उभरती हुई छवि के रूप में दिखाई दे रहे हैं। तो कहा जा रहा है कि इनमें से कुछ लोग सरकार को चलाने वाले व्यक्ति हो सकते हैं। इनफैक्ट ये भी कहा जा रहा है कि जो जेनजीज हैं, जो आंदोलनकारी थे, उनमें से भी कुछ प्रमुख लोगों को नई सरकार में शामिल किया जा सकता है। ये तो फिलहाल की स्थिति है, राजनीतिक शून्यता में सिर्फ कयास ही लगाए जा सकते हैं कि क्या हो सकता है।
क्या होगा वो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। लेकिन जो दुनिया भर से प्रतिक्रिया आई हैं, जैसे कि हम बात करें पश्चिम के देशों की तरफ से प्रतिक्रिया आई है, तो उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि देखिए, अभिव्यक्ति की आजादी होनी चाहिए। ये पश्चिम की तरफ से आया है। भारत क्या कह रहा है? देखिए पश्चिम है, और भारत क्या कह रहा है? भारत ये कह रहा है कि जो वहां रहने वाले भारतीय हैं वो अपना ध्यान रखें और सतर्क रहें। और इसके अलावा बांग्लादेश का भी ये कहना है कि भाई जो उनके यहाँ के लोग हैं वो सतर्क रहें, ध्यान रहें। अमेरिका ने कहा कि शांति स्थापित होनी चाहिए और हर किसी के इस प्रकार से जो विचार हैं। लेकिन इन सब चीजों के साथ ही रामचंद्र पौडेल जो वहां के राष्ट्रपति रहे लंबे कुछ समय से, उन्होंने संवाद की पेशकश की है और उन्होंने कहा कि संवाद में सेना की तरफ से भी कोई आए। तो सेना की तरफ से कौन आ सकता है? सेना की तरफ से सेना प्रमुख आ सकते हैं। अब सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिंहडेल आ सकते हैं, और अशोक राज के साथ साथ जेनजी की तरफ से भी कोई आ सकता है, और उसके तरफ से फिर कोई राजनीतिक व्यवस्था की तरफ से कोई व्यक्ति आ सकता है, और उसके बाद हो सकता है कोई परिणाम देखने को मिल जाए। तो ये तो खैर बात की बात है। अब जैसे जेनजी हमने कई बार सुना, तो मन में सवाल आ रहा हो जेनजी एग्जैक्टली क्या है? तो देखिए बहुत सारी जनरेशन थी, जैसे मैंने आपसे पहले कहा था। तो जेनजी के लिए जो लोग 1997 से 2012, कहीं कहीं पे 2010 दिखाई देगा, कहीं कहीं पे 2012 दिखाई देगा, इस दौरान जो लोग पैदा हुए उन्हें जेनजी जनरेशन कहा गया। उसके पहले जो था जनरेशन वाई था, जिसे मिलेनियल कहा गया। अब मिलेनियल्स में 1981 से 1996 तक के आ जाते हैं, तो ये उनसे ज्यादा बड़े हो गए। 2025 की शुरुआत में बीटा जनरेशन शुरू हुई है। अब ये बीटा जनरेशन 2025 से 2039 तक चलेगी, और 2013 से 2024 तक जनरेशन अल्फा थी। अब आप में से ज्यादातर जो लोग वीडियो देख रहे होंगे वो हो सकता है जनरेशन जी से हों या जनरेशन अल्फा से हों। बीटा से जो होंगे वो शायद नहीं ही देखेंगे। कैसे देखेंगे? अभी तो कुछ ही महीने के हुए हैं, और हो सकता है यहां से भी हो। तो कौन से जनरेशन है आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। 1901 से अगर हम देखें 20वीं शताब्दी की शुरुआत से, तो ग्रेटेस्ट जनरेशन शुरुआत के ये 1901 से 1927 वाली रही। फिर उसके बाद जनरेशन साइलेंट जनरेशन रही, फिर बेबी बूमर जनरेशन रही, फिर जनरेशन एक्स, फिर वाई, फिर जी, ऐसे करके आता गया। चलिए अब एक सवाल देख लेते हैं छोटा सा, कि निम्नलिखित में से कौन सा नेपाली विरोध प्रदर्शनों का तत्काल कारण था? जैसे कि स्रोतों में बताया गया है, राजनीतिक नेताओं के बीच भ्रष्टाचार, युवाओं में बेरोजगारी और ब्रेन ड्रेन, सरकार द्वारा सोशल मीडिया पर प्रतिबंध, और राजनीतिक प्रणाली में अस्थिरता। तो बताइए इस सवाल का क्या जवाब है? कमेंट करके जवाब दीजिएगा, क्योंकि जब आप जवाब देते हैं तो हमें और बेहतर करने की प्रेरणा मिलती है। अब आगे बढ़ने से पहले आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। वो जानकारी ये है कि अगर आप अपनी यूपीएससी की तैयारी को देना चाहते हैं धार दृष्टि आईएएस के साथ, तो एक खास मौका आपके लिए आ चुका है। हिंदी दिवस सेल। हिंदी दिवस सेल रहने वाली है 13 से 15 सितंबर तक। अब 13 से 15 सितंबर के दौरान जितने भी दृष्टि आईएएस के दृष्टि लर्निंग ऐप में ऑनलाइन कोर्स हैं, लाइव कोर्स हैं, पेन ड्राइव कोर्स हैं या टेस्ट सीरीज हैं, ये सब आपको 50% डिस्काउंट पे मिलेंगी, यानी कि 50% कम कीमत पे मिलेंगी। और जो बुक्स भी हैं वो 25% की कम कीमत पे मिलेंगी, लेकिन 13 से 15 सितंबर तक। तो इस ऑफर का लाभ अगर आप उठाना चाहते हैं तो जल्द से जल्द डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे या तो आप क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप इस नंबर पे अगर आपको कोई अन्य जिज्ञासा है तो कॉल भी कर सकते हैं 8750187501। बेहतर होगा डिस्क्रिप्शन में आप लिंक क्लिक करके फॉर्म फिल कर लेंगे, तो आपको जल्दी से आसानी से छूट का लाभ मिल जाएगा, और ये नंबर आपकी अन्य जो जिज्ञासाएं हैं, सवाल हैं, वो आप उससे शांत कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। चलिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।